अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दो हम लोग बेसिक से सवाल आज डिस्कस करेंगे और ये आपको बजटिंग में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, कैश मैनेजमेंट के चैप्टर्स में हेल्प कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इससे पहले आपने क्वेश्चन 6 और 7 देखा हुआ हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी मैंने इन स्पेसिफिक सवालों की जो अभी डिस्कस करने हैं उसकी लॉजिक्स भी डिस्कस करी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये सेम हैंडआउट है, बजटिंग मेड इजी वाला हैंडआउट। क्वेश्चन नंबर 8 में पेमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट की बात हो रही है। सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि लोटे लिमिटेड्स फोरकास्ट फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2018 या प्रीवियस ईयर इज ₹40 million respectively. Fixed conversion cost includes depreciation amounting to ₹16 million. अच्छा, अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो डेप्रिसिएशन होती है ना, वो मेरा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है मगर डेप्रिसिएशन की कभी भी पेमेंट नहीं करी जाती। डबल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 16 मिलियन और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 16 मिलियन। दूसरे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी पेमेंट होती है। मिसाल के तौर पर कोई भी एक्सपेंस आप इनकर करोगे तो एक्सपेंस डेबिट 16 मिलियन, बैंक से पे करोगे, कैश से पे करोगे तो क्रेडिट 16 मिलियन। सर अगर पे ना करें और लायबिलिटी हो, उस केस पे पहली एंट्री पास होती है एक्सपेंस डेबिट 16 मिलियन, पेएबल क्रेडिट 16 मिलियन, और फिर जब आप इसको पे करते हो तो पेएबल डेबिट 16 मिलियन और बैंक क्रेडिट 16 मिलियन। यानी कि देखें, अगर डेप्रिसिएशन जो है उसकी बात करी जाए तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ये एंट्री पास होती है। अगर हम बात करें किसी और एक्सपेंस की जो कैश में पे होता है तो एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट ये एंट्री पास होती है। अगर आप ये कहते हो कि सर अगर एक एक्सपेंस है और वो पे नहीं किया तो कभी तो पे करोगे, तो पहले एंट्री पास करोगे एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट और फिर पेएबल डेबिट और एक बैंक क्रेडिट, तो वो भी पे हो ही जाएगा। ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8%। प्राइस के बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से सारे खर्चे 8% से इंक्रीज हो रहे हैं। अगेन डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो इन्फ्लेशन की या महंगाई की वजह से इंक्रीज नहीं होता। आपने जो है वो अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक एसेट की जो टोटल वर्थ है उसको हम ओवर द यूजफुल लाइफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन्फ्लेशन का ताल्लुक तो उन चीज़ों से जो आपने कैश में पे करनी है। पेमेंट इज फॉर फिक्स कॉस्ट इज 25 डेज। ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अभी क्वेश्चन 6 और 7 में डिस्कस किया है, रिपीट नहीं करूंगा। कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ पेमेंट फॉर फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट। फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट की कितनी पेमेंट करनी होगी? एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो अगेन मैं अपना एक लायबिलिटी का अकाउंट बनाता हूं और लायबिलिटी का अकाउंट ये आप लोगों के सामने हो गया तैयार। अच्छा जी, और क्या क्या आएगा इसमें? आपके पास एक ब्रॉड डाउन होगा, आपके पास एक कैरेट डाउन होगा, ठीक है। अगर एक्सपेंस है कोई फॉर द ईयर, ये पेएबल का अकाउंट है, ये लायबिलिटी यानी कि पेएबल का अकाउंट है। एक्सपेंस पेएबल, तो अगर कोई एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये वाली एंट्री है ना। और अगर आप उस एक्सपेंस की पेमेंट करोगे तो पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर बैंक आता है। तो ब्रॉड डाउन कैसे आएगा? देखें, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है लेकिन पेएबल का अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनता, वो एक अलग से चार्ज हो रही होती है अकाउंट्स में अमाउंट। तो आपके पास जो है ना, टोटल जो ओपनिंग फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट थी वो 40 थी। 40 में से आप 16 डेप्रिसिएशन के हटा दो, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉट एन आइटम विच यू से इज अ पेएबल, इट इज़ नॉट योर लायबिलिटी। वो तो आपने चार्ज कर ली अपने बुक्स में एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। जो अमाउंट बच गया आप पेमेंट करते हो 25 दिन बाद। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा
तो आप इसको 360 से डिवाइड करो, एक दिन का आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उसकी वैल्यू आएगी, और 25 दिन बाद पेमेंट करते हो तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ओपनिंग आपकी जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ 1.6667 समथिंग। ड्यूरिंग द ईयर का वो वाला एक्सपेंस, इसकी पेमेंट होगी, डेप्रिसिएशन के अलावा वाला अकाउंट बना रहा हूँ ये याद रखना। वो कितना होगा सर? टोटल पिछले साल 40 का खर्चा था, उसमें 16 डेप्रिसिएशन थे, डेप्रिसिएशन को तो हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं। बाकी जो बच गया 24 वो 1.08 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस साल के खर्चे 8% ज़्यादा होंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि हर कॉस्ट जो है वो 8% से इंक्रीज़ हुई है, इन्फ्लेशन वगैरह, ये तो 25.92। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? एक्सपेंस इस साल का 25.92 है, पूरे साल का 360 से डिवाइड, और आखिरी 25 दिन का इस साल पे नहीं किया होगा, अगले साल पे करूंगा, तो 25 से मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन 6 और 7 में डिस्कस किया, और अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो मुझसे लाइव क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो, विच इज़ 1.8। तो अब एज अ बैलेंसिंग फिगर आप ये देख लो कि आपने कितनी पेमेंट करी होगी। 27.56 इधर, 58 इधर और यही वैल्यू इधर, और इसमें से इसको माइनस किया तो 25.78 ये आपकी पेमेंट की अमाउंट है। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके, एक ये तरीका है, और ये मैंने पेमेंट निकाल ली। जब मैंने क्वेश्चन 6 और 7 डिस्कस किए थे तो ज़्यादा टाइम लगाया था और ज़्यादा डिटेल में समझाया था, तो उसको ज़रूर देखिएगा। एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप सेल्स रेवेन्यू, रिसिप्ट्स फ्रॉम कैश सेल्स एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम क्रेडिट सेल्स की बात करोगे। RP Limited's net sales revenue for the year ended 2016 is rupees 109 million, which includes rupees 19 million cash sales after discount value. 2016 की आपको नेट सेल्स दी हुई है और उसमें 19 मिलियन की कैश सेल्स शामिल है, और उस कैश सेल्स पर जो है वो कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट है। इन्फॉर्मेशन फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ बजट्स फॉर 2017 आर एस फॉलोज। फिर 2017 की कुछ इन्फॉर्मेशन है। सवाल की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट दी नेट सेल्स रेवेन्यू, रिसिप्ट्स फ्रॉम कैश सेल्स एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स फॉर 2017। अच्छा देखिए, पहले 2016 की सेल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। सेल्स साल 2016, एक कैश सेल्स है आपकी, एक क्रेडिट सेल्स है आपकी, एक टोटल सेल्स है आपकी, ऐसा ही है। 109 आपको टोटल सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, नेट वाला यानी कि आफ्टर डिस्काउंट 109। इसमें उसने बोला है कि 19 जो है वो कैश शामिल है आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू, तो बाकी क्रेडिट होगा। 109 में से आप माइनस कर दो 19, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, बोलता है कि sales volume and sales prices are expected to increase by 10% and 5% in 2017 respectively. The ratio of cash to credit sales will be 25 to 75 in 2017. Cash sales are always made at a discount of 5%. कैश सेल्स आप हमेशा 5% के डिस्काउंट के बाद करते हो, यानी कि ये जो 19 मिलियन है ये 5% के डिस्काउंट के बाद है। और ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि ये जो 19 मिलियन की कैश सेल्स की वैल्यू दी हुई है ये आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू है। तो अगर मैं इसको ग्रॉस अप करूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो 19 मिलियन है ना, ये इफेक्टिवली पहले क्या होगा, 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? 5% इसमें डिस्काउंट हुआ हुआ है, यानी कि अगर 100 की चीज़ थी तो वो 95 की रिसीविंग है, तो मैं 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि क्या हुआ होगा कि 20 की सेल्स होगी, 20 मिलियन का आप 5% लो, 20 मिलियन का 5% लो, 20 मिलियन का 5% कितना बनता है? 20 मिलियन का 5% 1 मिलियन बनता है। 1 मिलियन का आपने डिस्काउंट दिया, उसको बोला 19 मिलियन दे दो। इफेक्टिवली ये हुआ होगा, ये 90 पर ही होगा, और ये 20 और 90 एक साथ हो जाता है 110।
ठीक है ना, आपने क्या किया, आपने चीज़ों को ग्रॉस अप किया। अच्छा, अब वो क्या कहता है, वो बोलता है कि sales volume and sales prices are expected to increase by 10% and 5% in 2017 respectively। यानी कि 2017 में सेल्स का वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स एंड सेल्स प्राइस यानी कि एक यूनिट कितने का बिकता है, ये दोनों चीज़ें 10 और 5% से इंक्रीज़ हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं सेल्स की बात करूंगा फॉर 2017, तो 2017 की जो टोटल सेल्स होगी ना वो क्या कितनी होगी, आप क्या करोगे, आप ये 110 लो, 110 आपकी 2016 की टोटल सेल्स है, उसमें आपने डिस्काउंट दिया है, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले तो आपने बोला होगा ना भाई ये चीज़ 100 की है और अब तुम अगर अभी पैसे दे देते हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूं। तो 110 2016 की ग्रॉस या टोटल सेल्स थी। अब 2017 में 10% यूनिट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा बिक रही है, तो उसकी वजह से 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10% चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं और आप सेलिंग प्राइस भी 5% बढ़ा रहे हो, आप सेलिंग प्राइस भी 5% बढ़ा रहे हो, और क्योंकि आप सेलिंग प्राइस 5% बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब आप 1.05 से फर्दर मल्टीप्लाई करोगे। 1.05 से फर्दर मल्टीप्लाई इसलिए करोगे क्योंकि सेल्स प्राइस अगर बढ़ेगी, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो भी सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आपने 110 को 1.1 और 1.05 से मल्टीप्लाई किया, 127.05 आया। ये टोटल सेल्स होगी आपकी 2017 की। ठीक है, फिर लिखते हैं द रेशियो ऑफ कैश टू क्रेडिट सेल्स विल बी 25-75 इन 2017। अब उसने ये बोल दिया कि जो क्रेडिट और कैश सेल्स का रेशियो होगा वो 25:35 होगा, 75 होगा, यानी कि टोटल का 25% ले लो, टोटल का 25% ले लो, वो कैश सेल्स होगी। सर टोटल का 25% नहीं ले तो क्या करें, तो आप भाई 100 से डिवाइड करो और 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 से डिवाइड करो और 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से डिवाइड और 25 से मल्टीप्लाई, या आप डायरेक्टली जो है वो 25:75 का मतलब ये है कि 100 में से 25 इससे कैश सेल्स के और 75 इससे क्रेडिट सेल्स के, तो 100 का 25% ले लो, दोनों एक ही काम करेंगे। तो ये कैश सेल्स हो गई, क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई, इसका 75%। ठीक है भाई, कैश सेल्स आर ऑलवेज मेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि ये तो ग्रॉस है, तो आपने जो है वो डिस्काउंट भी दिया होगा। डिस्काउंट क्या होगा, कैश सेल्स पर डिस्काउंट देते हो, कितना देते हो, 5%। तो नेट क्या बना, नेट जो होगा वो होगा, इसमें से आपने इसको माइनस किया 30.17 समथिंग होगा, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट अगर वैल्यू को निकालूं, आफ्टर डिस्काउंट अगर वैल्यू को निकालूं तो वो 125.46 आ रही है। Debtors collection days is always 35 days. Compute net sales revenue, net sales revenue ये हो गया, net sales revenue यानी कि आफ्टर डिस्काउंट। तो आपने ये क्रेडिट बेचा, ये कैश बेचा, आफ्टर डिस्काउंट ये टोटल नेट हो गया। रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल्स, कैश सेल से क्या रिसीविंग हुई होगी, कैश सेल से क्या रिसीविंग हुई होगी, सर कैश सेल से 30.17 की रिसीविंग हुई होगी, क्योंकि इतने की उनको सेल्स करी, इतना डिस्काउंट दिया, तो इतनी नेट रिसीविंग हुई। और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स के लिए आप डेटर्स का टी अकाउंट बना लो, और डेटर्स के टी अकाउंट में जो कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है वो कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर्स में आप लोगों के साथ कुछ हद तक डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो डेटर्स का टी अकाउंट बनाते हैं। डेटर्स के टी अकाउंट में आपके पास क्या आता है, डेटर्स के टी अकाउंट में आपके पास ब्रॉड डाउन आता है, आपके पास कैरी डाउन आता है। अगर आप कोई सेल्स करते हो तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, अगर वो पैसे देते हैं तो बैंक डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, और ये आपने डेटर्स का अकाउंट बना लिया। ठीक है जी, अच्छा जी, सेल्स कितनी है फॉर द ईयर, सेल्स जो है वो आपने क्रेडिट वाली 95.2875 ढूंढी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ओपनिंग ब्रॉड डाउन कितना होगा, देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप पिछले साल की जो क्रेडिट सेल्स है, आप डेटर्स को अलाउ कर रहे हो 35 दिन का टाइम पीरियड, तो 360 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 35 से, तो 8.75 आएगा। क्लोजिंग के लिए क्या करोगे, ड्यूरिंग द ईयर की जो सेल्स है उसको 360 से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 35 से, तो 9.26 आएगा। और ये जो बैंक अकाउंट में पैसे आने हैं ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे, ये 1040375
ये भी इतना ही होना चाहिए, और ये जो है इसमें से इसको माइनस कर कर आना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा हिसाब किताब आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी। आई होप कि इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, यानी कि जो डेटर्स से पैसे रिसीव हुए हैं ना, उसका आंसर क्या है, ये रहा। एक ये आंसर आपसे पूछा गया था, ठीक है। दूसरा आपसे ये चीज़ पूछी गई थी, तीसरा आपसे ये चीज़ पूछी गई थी। तो इसको भी अच्छे से देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करें। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं।